गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज के अपडेट कुछ इस प्रकार से है। आज हम बात करें अमेरिका और सऊदी अरब के बीच जो सबसे बड़ा हथियार सौदा हुआ है उसके बारे में। अमेरिका और खाड़ी के प्रमुख मुस्लिम देश सऊदी अरब के बीच इतिहास का सबसे बड़ा हथियार सौदा हुआ है। इसके तहत अमेरिका सऊदी अरब को 124 अरब डॉलर के हथियार और युद्धक साजो सामान डिलीवर करेगा। व्हाइट हाउस ने इस बारे में जानकारी दी है। यह हथियार बिक्री सऊदी अरब के साथ 600 अरब डॉलर के ऐतिहासिक सौदे का हिस्सा है, जिस पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रियाद यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किया गया। सुन्नी इस्लामिक मुल्क सऊदी अरब के साथ यह हथियार डील सिया ईरान के लिए खतरे की घंटी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने भाषण में ईरान को चेतावनी दी। उन्होंने कहा, ईरान को यह तय करने की जरूरत है कि वह परमाणु हथियार विकसित करके युद्ध करना चाहता है या शांति और व्यापारिक संबंध चुनना चाहता है। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान ने शांति को अस्वीकार कर दिया तो हमारे पास परमाणु हथियार रखने से रोकने के लिए जरूरी कार्रवाई करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। ट्रंप ने कहा, ईरान के पास कभी परमाणु हथियार नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल की पहली राजकीय यात्रा में मंगलवार को सऊदी अरब की राजधानी रियाद पहुंचे। हालांकि उन्हें पिछले महीने पोप के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए इटली जाना पड़ा था। इससे पहले साल 2016 में अपने पहले कार्यकाल में डोनाल्ड ट्रंप अपनी राजकीय यात्रा सऊदी अरब की थी। रियाद पहुंचने पर सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने स्वागत किया। अमेरिका से हथियार डील सऊदी अरब की रक्षा क्षमताओं में सुधार करेगा। ट्रंप ने सऊदी अरब के साथ $1 ट्रिलियन के व्यापार सौदे का लक्ष्य रखा है। ट्रंप ने अपने भाषण में यह भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सऊदी अरब जल्दी अब्राहम समझौते में शामिल होगा और अपने समय में इसराइल को मान्यता देगा। ट्रंप और युवराज सलमान रॉयल कोर्ट में दोपहर के भोज में शामिल हुए, जिसमें मेहमान और सहयोगी भी शामिल हुए। ट्रंप का यह दौरा अमेरिका की मध्य पूर्व में फिर से वापसी को दिखाता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बुधवार को सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल सरा से मुलाकात करेंगे। सरा एक पूर्व विद्रोही नेता जो इराक में पकड़े जाने के बाद कई वर्षों तक अमेरिकी सेना की कैद में रहे थे। सरा ने बशर असद को पिछले साल सत्ता से बेदखल कर दिया था। अमेरिका के राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास एवं कार्यालय व्हाइट हाउस ने बताया कि ट्रंप ने सऊदी अरब में अपने प्रवास को समाप्त करने और कतर जाने से पहले अल सरा से मिलने पर सहमति व्यक्त की है। सरा से मुलाकात के बाद वो कतर की राजकीय यात्रा पर जाएंगे। उनका संयुक्त अरब अमीरात यूएई जाने का भी कार्यक्रम है। आइए हम बात करें तुर्की की। पिछले साल जनवरी में मालदीव के कुछ मंत्रियों ने प्रधानमंत्री मोदी के लक्षद्वीप दौरे के दौरान अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद भारत और मालदीव के बीच विवाद काफ़ी बढ़ गया। भारतीय पर्यटकों ने मालदीव का बहिष्कार शुरू कर दिया, जिसने कुछ ही समय में मालदीव के नेताओं को घुट्टे टेकने के लिए मजबूर कर दिया। उस वक्त ईज माई ट्रिप जैसे ट्रैवल टूरिज्म प्लेटफॉर्म ने मालदीव जाने वाली फ़्लाइट्स और होटलों को डी प्लेटफॉर्म कर दिया, जिसके बाद भारी संख्या में भारतीय पर्यटकों ने मालदीव जाने का प्लान कैंसिल कर दिया। कोविड संकट के दौरान भी 2021 में 2.91 लाख और 2022 में 2.41 लाख से ज़्यादा पर्यटक मालदीव गए थे, लेकिन बहिष्कार से मालदीव को भारी नुकसान हुआ। मालदीव की अर्थव्यवस्था, जिसमें टूरिज्म सेक्टर का 28% योगदान है, उसे गहरा धक्का लगा था। लिहाजा अब बारी तुर्की की है। भारतीय पर्यटकों को आज की तारीख में सिर्फ एक आम ट्रैवलर माना बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि ग्लोबल टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए भारतीय पर्यटक एक आर्थिक स्तंभ बन चुके हैं। साल 2023 में भारतीय पर्यटकों ने दुनिया के अलग अलग हिस्सों में घूमने में 18 अरब डॉलर से ज़्यादा खर्च किए। ऐसे में अगर भारतीय पर्यटक किसी देश का बहिष्कार करते हैं तो सिर्फ एक सोशल मीडिया पर चलाया गया ट्रेंड नहीं होता है, बल्कि एक भूकंप होता है। तुर्की ने भारत के खिलाफ पाकिस्तान का साथ देकर बहुत बड़ी गलती कर दी, जिससे गुस्साए भारतीय पर्यटकों ने तुर्की का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। लिहाजा सवाल उठ रहे हैं कि भारतीय पर्यटक के बहिष्कार से तुर्की को कितना नुकसान होगा। आइए इसे जानने की कोशिश करते हैं। पिछले कुछ सालों में भारी संख्या में भारतीय पर्यटकों ने घूमने के लिए तुर्की को चुना है। साल 2023 में करीब 2.74 लाख भारतीय नागरिक घूमने के लिए तुर्की गए थे, जबकि 2024 में तुर्की जाने वाले भारतीय पर्यटकों का आंकड़ा बढ़कर 3.5 लाख पहुंच गया। भारतीय लोगों के बीच शादी करने, हनीमून मनाने और फैमिली ट्रिप्स के लिए तुर्की तेजी से पॉपुलर हो रहा था, लेकिन 2025 में तुर्की ने पाकिस्तान का समर्थन करके भारतीयों को अपने खिलाफ कर लिया। तुर्की की मीडिया ने प्रोपेगेंडा चलाने में पाकिस्तान का पक्ष लिया, जिसका असर ये हुआ कि टूर ऑपरेटर्स ने तुर्की का दौरा कैंसिल करना शुरू कर दिया। भारत की कई टूर कंपनियों ने तुर्की, चीन और अजरबैजान की बुकिंग कैंसिल करनी शुरू कर दी है। बात अगर तुर्की का भारतीय पर्यटकों से होने वाले फायदे की करें तो तुर्की की सरकार ने 2025 में भारतीय टूरिज्म से $300 मिलियन तक की इनकम करने की उम्मीद की थी। अगर बहिष्कार लंबे समय तक चला तो अनुमान है कि 150 से $200 मिलियन तक का नुकसान हो सकता है। वहीं टूरिज्म सेक्टर से जुड़े होटल, ट्रांसपोर्ट, गाइड्स को मिलाकर नुकसान 2000 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो सकता है। वहीं भारतीय काफ़ी खर्च करने के लिए जाने जाते हैं। वो चीनियों की तरह खर्च करने में कंजूस नहीं होते हैं। भारत का ये पर्यटक मालदीव या तुर्की जैसे देशों में $2500 से ज़्यादा खर्च करता है। इसके अलावा शादी और अन्य तरह का आयोजन करने के लिए भी भारतीय लोगों के तुर्की जाते हैं। शादियों का खर्च और भी ज़्यादा होता है, जिससे भारत का बहिष्कार तुर्की को भारी पड़ सकता है। इसके अलावा भारत जैसे देशों के पर्यटकों का बहिष्कार सिर्फ आर्थिक नहीं, राजनीतिक संदेश भी होता है। तुर्की के कई शहर जैसे इस्तांबुल, एंटालिया, बोड्रम और कपाडोशिया जैसे शहर भारी संख्या में भारतीय नागरिक
डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए जाते हैं। एक औसत भारतीय शादी में 5 से 15 करोड़ तक खर्च होता है। हर साल 50 से ज़्यादा भारतीय नागरिक डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए तुर्की जाते हैं, जिससे तुर्की को 500 से 1000 करोड़ रुपये मिलते हैं। तुर्की की अर्थव्यवस्था में टूरिज्म इंडस्ट्री का 10% से ज़्यादा का योगदान है और भारत के बहिष्कार से तुर्की पर गंभीर हो सकता है। लिहाजा वेडिंग के मौसम में 500 से 1000 करोड़ का नुकसान हो सकता है। सिर्फ टूरिज्म सेक्टर ही नहीं, कई और सेक्टर में भारत तुर्की को झटका देने की सोच रहा है। भारत के बाजारों से अचानक तुर्की के सेब गायब हो गए हैं। भारतीय कारोबारियों ने अब ईरान, अमेरिका और न्यूजीलैंड से सेब खरीदना शुरू कर दिया है। न्यूज़ 18 की एक रिपोर्ट के मुताबिक सेब के एक थोक कारोबारी ने कहा कि ग्राहकों ने तुर्की के सेब खरीदना बंद कर दिया। पहले जहां खुदरा व्यापारी हर दिन 1000 डिब्बे तुर्की से सेब बेचते थे, उनका बिकना बंद होने लगा है। सेब उत्पादन करने वाला संघ, जो पहले से ही विदेशों से मंगाए जाने वाले सेब की वजह से नाराज रहता था और तुर्की के सेब पर प्रतिबंध लगाने की मांग करता रहता था, वो अब खुश है। इस वित्त वर्ष में तुर्की से 1,60,000 टन सेब खरीदे गए थे। सरकारी सूत्रों का कहना है तुर्की को दालों, तिलहनों और स्टील के लिए भारत की ज़्यादा जरूरत है। भारत ने तुर्की के साथ व्यापार को $20 बिलियन तक बढ़ाने की योजना बनाई थी, लेकिन सरकारी सूत्रों के हवाले से न्यूज़ 18 ने लिखा है कि भारत तुर्की से व्यापार संबंधों को खत्म करने की योजना बना रहा है। भारत के सरकारी सूत्रों का कहना है कि सरकार एक ऐसे देश से बातचीत नहीं कर सकता जो आतंकवादी देश का समर्थन करता है। न्यूज़ 18 के मुताबिक सूत्र ने कहा कि तुर्की के हाथ खून से सने हैं और बहुत जल्द सरकारी एक्शन भी हो सकता है। आइए बात करें चीन की, जो पाकिस्तान से चिढ़ा हुआ है। जम्मू कश्मीर में हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जिसमें पाकिस्तान और पीओके में कार्रवाई करते हुए कई आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया। इसके बाद दोनों देश के बीच हालत बिगड़े और सीमा पर संघर्ष छिड़ गया, जिसके चौथे दिन 10 मई को भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर की घोषणा हुई। लेकिन इस सीजफायर को लेकर 4 देशों भारत, पाकिस्तान, अमेरिका और चीन ने अलग अलग बयान दिए, जिससे मामला और उलझ गया। वहीं पाकिस्तान के सीजफायर के तरीके से चीन की नाराजगी की खबरें भी सामने आई हैं। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों और सेना के सहयोगियों पर एक सटीक और तीखा हमला किया था। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सिंदूर। इस बीच पाकिस्तान की ओर से सीमाओं पर ड्रोन और गोलाबारी जारी रही। सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने खुद भारत के डीजीएमओ को फ़ोन करके सीजफायर की मांग की। भारत ने इस फ़ोन कॉल की पुष्टि की और सीधा साफ कहा कि आतंकवाद को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीजफायर करवाया। उन्होंने कहा कि उनकी मध्यस्थता में दोनों देशों ने बातचीत का युद्ध विराम का फैसला किया। ट्रंप ने कहा, हमने रात भर बातचीत की और अब भारत पाकिस्तान में फुल और इमीडिएट सीजफायर हो गया। बधाई हो। भारत ने इस दावे से साफ इनकार किया और कहा कि यह फैसला सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ है और ट्रंप का कोई रोल नहीं है। पाकिस्तान हमेशा चीन को ऑल वेदर फ्रेंड कहता है, लेकिन इस बार जब संकट आया तो पाकिस्तान ने पहले अमेरिका से संपर्क किया, चीन से नहीं। इस बात से बीजिंग बहुत नाराज़ हुआ। सूत्रों के अनुसार चीन को बुरा लगा कि पाकिस्तान ने अमेरिका को प्राथमिकता दी, उसे दरकिनार कर दिया। जब ट्रंप ने सीजफायर की घोषणा की, उसके कुछ ही घंटों के बाद पाकिस्तान ने फिर से ड्रोन भेजे और भारतीय सीमा में घुसपैठ की। इस दौरान पाकिस्तान ने चीन के साथ बातचीत की एक प्रेस रिलीज जारी की और बताया कि चीन ने पाकिस्तान के संयम और जिम्मेदार रवैये की तारीफ की। इसके बाद ही पाकिस्तान ने ड्रोन भेजना बंद कर दिया। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि यह चीन को संतुष्ट करने के लिए पाकिस्तान ने ऐसा कदम उठाया था। इसके 2 दिन बाद चीन ने बयान जारी किया और दावा किया कि उनके विदेश मंत्री वांग यी ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से बात की और यह बातचीत सीजफायर में अहम रही। चीन की तरफ से कहा गया कि हम चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान शांति बनाए रखें, बातचीत के जरिए विवाद सुलझाएं, क्षेत्र को स्थिर बनाएं। चीन दोनों देशों से संपर्क बनाए रखेगा। इसके बाद चीन ने कहा कि हमने भारत और पाकिस्तान दोनों से बात की है, हमारी कोशिशों से ही टकराव रुका और स्थायी शांति बनी। कुल मिलाकर अमेरिका के बाद चीन ने भी सीजफायर का श्रेय लेने की कोशिश में दिखा। इधर भारत ने साफ साफ कहा कि वह सिर्फ आत्मरक्षा में कार्य कर रहा था और पाकिस्तानी सेना की किसी भी हरकत का जवाब दिया जाएगा। भारत ने यह भी स्पष्ट किया कि सीजफायर की मांग पाकिस्तान ने की थी और यह फैसला द्विपक्षीय स्तर पर हुआ। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने संक्षिप्त बयान में कहा, पाकिस्तान के डीजीएमओ ने आज दोपहर 3:35 बजे भारतीय डीजीएमओ को फ़ोन किया। दोनों देशों ने 5 बजे से सभी सैन्य कार्रवाई रोकने का फैसला किया। अगली बातचीत 12 मई को होगी। वहीं 11 मई को ट्रंप ने एक और दावा किया, उन्हें व्यापार के जरिए दबाव बनाकर भारत और पाकिस्तान को सीजफायर के लिए मजबूर किया। ट्रंप बोले, मैंने कहा अगर सीजफायर नहीं हुआ तो कोई व्यापार नहीं होगा। फिर सबने कहा ठीक है, हम रुकते हैं। हालांकि भारत ने इसे भी खारिज कर दिया। विदेश मंत्रालय ने साफ किया कि अमेरिका से बातचीत में कहीं भी व्यापार का जिक्र नहीं हुआ। भारत ने पाकिस्तान को स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि कोई और आतंकी हरकत हुई और जवाब और भी सख्त होगा। सीजफायर की शर्तों में यह भी जोड़ा गया कि कोई आतंकी घुसपैठ नहीं होगी, सीमा पर शांति बनी रहेगी। इसके साथ ही सैन्य कार्रवाई थमेगी, लेकिन राजनयिक और रणनीतिक दबाव जारी रहेगा। बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ संघर्ष विराम असल में पाकिस्तान की मजबूरी और भारत की शर्तों पर हुआ है। अमेरिका और चीन दोनों ने इसका श्रेय लेने की कोशिश की, लेकिन भारत ने दो टूक जवाब देते हुए इसे द्विपक्षीय मसला बताया। चीन को पाकिस्तान के रुख से नाराजगी हुई
और पाकिस्तान का दोनों महाशक्तियों को खुश करने के लिए दो दो बयान देने पड़े। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की नृशंस हत्या के 15 दिन बाद भारतीय सेना ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया था, जिसमें कई कुख्यात आतंकी भी मारे गए थे। इसके बाद दोनों देशों के बीच हालात बिगड़े और 2 दशक बाद चरम पर पहुंच गए। वहीं पाकिस्तान की तरफ से भारत के शहरों को निशाना बनाए जाने के बाद भारत की वायु रक्षा प्रणाली ने भी सभी को नाकाम करते हुए उसका माकूल जवाब दिया। भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान के 14 सैन्य ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। इससे घबराए पाकिस्तान ने भारत के सामने सीजफायर का प्रस्ताव रखा, जिसे दोनों देशों ने आपसी चर्चा के बाद लागू कर दिया। हालांकि इसके कुछ घंटे बाद ही पाकिस्तान की तरफ से इसका उल्लंघन किया गया, जिसका भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल of my news, views and analysis by Prakash.